जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज का मतलब क्या है। एनर्जेटिक्स का मतलब है कि इस फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम एनर्जेटिक्स कहेंगे। अब फेज चेंज किसका हो रहा है? मैटर का। ठीक है, कि मैटर किस स्टेट में था। स्टेट इसकी कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मैटर एक अपनी इनिशियल स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे सॉलिड है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो इस फेज चेंज में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसकी स्टडी को हम कहेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। अब हमने अभी बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ या एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं सॉलिड स्टेट को एज अ इनिशियल स्टेट लूं और इसमें मैं फेज चेंज करवाना चाहती हूँ तो मैं इसको हीटिंग स्टार्ट करूंगी। जब मैंने सॉलिड को हीट किया तो यहां पर देखें सॉलिड के अंदर चेंजेस आई और वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में। इसी तरह से लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो ये किस स्टेट में चेंज हो जाएगा? गैस में। और गैस हमारे पास कूलिंग पे सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है। या एक और प्रोसेस जिसे हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, दैट इज सब्लिमेशन। उसमें क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कन्वर्जन हो रही है सॉलिड की गैस में, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब आपने देखा यहां पर सब क्या हो रहे हैं? फेज चेंज हो रहे हैं। जी स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व होगी क्योंकि हमने इसको हीट किया। इसी तरह से लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। और हम कह सकते हैं कि सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हुए हैं तो तब भी एनर्जी रिक्वायर थी। इन सब एनर्जीज को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? If in a process physical or chemical change occur at constant pressure, the heat change during this process is called enthalpy. ठीक है, तो हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। और एंथैल्पी के हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट कन्वर्जन इन द फेजेस, वो देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पर मोलर का मतलब है 1 मोल, यानी हम जितना सब्सटेंस या जितना मैटर ले रहे हैं उसकी अमाउंट क्या है? 1 मोल। और हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब when 1 mole of a solid is converted into liquid phase at its melting point is called
मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ये स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशंस एज इट इज ही याद करनी है, या आपको शॉर्ट में आ सकती हैं, और इसको हम डोनेट किससे करेंगे, डेल्टा एच वी। यहां पर भी मैं स्मॉल में डेल्टा एच ब्रैकेट में लिख रही हूं। यहां पर हमने क्या देखा कि 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज नोन एज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर एक और आप कह लें कि कंडीशन है कि ये सारे प्रोसेस में प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, इस डेफिनेशन को हम तब जस्टिफाई करेंगे जब हम एनवायरमेंटल प्रेशर को, या जो भी एक्सटर्नल आपका एनवायरमेंट है वहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आपके पास आती है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जी, अब आप नाम से ही बता सकते हैं, मोलर मींस 1 मोल, वेपोराइजेशन मींस यहां पर क्या होगा, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस फेज। इसी तरह से ये शॉर्ट फॉर्म अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से डेफिनेशन याद हो सकती है। तो सो लेट्स डिफाइन द अमाउंट ऑफ heat absorbed when 1 mole of liquid is converted into gaseous phase at its boiling point is called molar heat of vaporization या फिर डेल्टा एच वी। स्टूडेंट्स यहां पर भी प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, P इज कांस्टेंट। ठीक है, तब ये चीज अप्लाई होगी। यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स अगर आप ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर लिखना भूल जाएंगे अपनी डेफिनेशन में, तो क्या होगा कि ये डेफिनेशन मोलर हीट ऑफ इवेपोरेशन की बन जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन हमने पढ़ा था इट एग्जिस्ट एट ऑल द टेम्परेचर्स, लेकिन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये तभी कैलकुलेट होगी जब एक लिक्विड बॉयल हो रहा होता है। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का वर्ड मिस कर देंगे तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस था, इसे डोनेट करेंगे डेल्टा एच एस से, और यहां पर क्या हो रहा होगा, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू vapor phase or gas phase. So let's define the amount of heat absorbed when 1 mole of a solid is sublimed at constant pressure is called molar heat of sublimation। ठीक है, और हम इसे डोनेट किससे करेंगे, डेल्टा एच एस से। स्टूडेंट्स अब हम इन फेज चेंजेस या एनर्जी चेंजेस को कंपेयर करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है इन मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, या फिर आप कह सकें कि हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी वैल्यू होती है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की। क्यों, वेपोराइजेशन और फ्यूजन की इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों इन्वॉल्व नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं।
स्टूडेंट्स, हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्यों ज़्यादा होती है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन से। अगर हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, ये क्या प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं कि जब 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज द हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम सॉलिड को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। यू कैन से कि सॉलिड्स की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो ये हीट कहाँ पर इस्तेमाल होगी, सॉलिड्स के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। लिक्विड स्टेट में देखें क्या चेंजेस आ रही हैं। एक तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड स्टेट में कम होंगी। इट्स मीन कि पोटेंशियल एनर्जी जो लिक्विड की है वो कम है एज कंपैरिजन टू सॉलिड्स। और आप देख सकते हैं कि इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस जो है वो भी ज़्यादा है लिक्विड के केस में। तो इस चेंज के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, हमने उसे कहा कि हम क्या कहेंगे, दैट इज द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये चेंज जो है सॉलिड से लिक्विड में, ये चेंज कम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जितनी सॉलिड्स की है और अगर हम उसे लिक्विड से कंपेयर करें तो ये इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो यहाँ पर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। लिक्विड्स में आप देख सकते हैं कि जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो वेपर स्टेट के या गैसियस स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इनका इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें तो लिक्विड और गैस फेस में बहुत ज़्यादा इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस का फ़र्क है, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गैसियस फेस में बहुत ज़्यादा है और लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो ये चेंज लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी कि हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सके। तो आप कह सकते हैं कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन में क्या होगा कि 1 मोल ऑफ सॉलिड विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी या फिर हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड्स में तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और गैस फेस जिसमें उसने कन्वर्ट होना है उसके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस तो बहुत वीक हैं। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और इंटरमोलेकुलर अगर डिस्टेंस की बात करें तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और गैसियस फेस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। तो यहाँ जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करें वेपर स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी फॉर अ गिवन सॉलिड और उसके बाद मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी है हमारे पास मोलर हीट ऑफ फ्यूजन फॉर अ गिवन मटेरियल। आइए स्टूडेंट्स, हम फर्दर इस रिलेशन को प्रॉपर एग्जाम्पल और वैल्यूज के साथ डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि डेल्टा एच एस दैट इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज वेरी लार्जर देन molar heat of vaporization and molar heat of fusion is very smaller than molar heat of sublimation and vaporization। अगर मैं आपको वैल्यू से एग्जांपल दूं, वाटर की एग्जांपल लेते हैं कि वाटर की मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू है 46.7 किलोजूल पर मोल, जबकि वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू है 40.6 किलोजूल पर मोल। अगेन देखें यहां पर क्या हो रहा है, लिक्विड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेस और सॉलिड सब्लिमेशन में क्या होगा, वाटर इन सॉलिड फेस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेस। और हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सॉलिड से गैस फेस में जाते हुए
पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस, इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं, यानी चेंज बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है सॉलिड से डायरेक्ट गैस फेस में जाने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करें डेल्टा एच वी की, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे डिफरेंट होती है। आप कह सकते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ज्यादा होती है उनकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगी। किस तरह से? हम इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। इस टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और उनकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी गिवन है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें कि वाटर की 40.6 है सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया है और सल्फर डाइऑक्साइड, इन तीनों की पूरे टेबल में सबसे ज्यादा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। उसकी वजह क्या है कि वाटर, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को मैं IMF लिख रही हूँ, ठीक है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से क्या होता है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लिक्विड से गैस फेस में कन्वर्ट होने के लिए। सो यू कैन से डेल्टा एच वी इंक्रीजेस। इसी तरह से अगर हम हैलोजेंस के ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वैल्यूज गिवन है। ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आयोडीन की वैल्यू पूरे ग्रुप मेंबर्स में सबसे ज्यादा है। आयोडीन की वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों है? इसकी वजह यह है कि आयोडीन का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है, साइज इज लार्जर। लार्ज साइज होने की वजह से क्या होता है, लार्ज पोलराइजेबिलिटी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। इन स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, इस वजह से आयोडीन के लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है एज कंपैरिजन टू इट्स ग्रुप मेंबर्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट जस्टिफाई होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आयोडीन की हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बहुत ज्यादा है। अगेन आप उसका यही रीजन पेश करेंगे कि आयोडीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल और इसका साइज बड़ा होता है। ड्यू टू लार्ज साइज इट हैज लार्ज पोलराइजेबिलिटी, और लार्ज पोलराइजेबिलिटी की वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर ऑपरेटिंग दैट मेक्स द डेल्टा एच एस या फिर मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ग्रेटर। ठीक है। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स में ऑब्जर्व करें, यहां पर ये मीथेन है, ये इथेन है और ये हेक्सेन है। लॉन्ग चेन आ गई। लॉन्ग चेन की वजह से हम पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग चेन की वजह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस अगेन स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपैरिजन टू स्मॉल चेन। तो यहां पर भी लॉन्ग चेन की वजह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा हो गई है। ये बात हो गई कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस किस तरह से इफेक्ट करती हैं एंथैल्पी चेंजेस पे। स्टूडेंट्स, ये सारे मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन में कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाई मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज हायर। तो वो हम कह सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एज इट साइज इज लार्ज। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाई द मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज वेरी हाई देन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस स्टेटमेंट को हम 2 पॉइंट से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने सिंपल कहना है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज। ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या कहेंगे, इन दिस केस लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस
तो यहां पर स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड स्मॉल चेंज इन intermolecular distance occurs. ठीक है, लिक्विड से गैस में जाते हुए स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी occurs एंड स्मॉल चेंज इन इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस. जबकि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, आप उसकी डेफिनेशन देंगे, the amount of heat absorbed when 1 mole of a solid is sublimed at constant pressure. ये देने के बाद फिर आप कहेंगे in this case solid is directly converted into gaseous phase. When this happens, large change in potential energy occurs. कि solid और liquid के दोनों के phases में potential energy का difference बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से there is a large difference in intermolecular distance between the molecules. चेंज से ज्यादा अच्छा वर्ड आपके पास डिफरेंस आएगा. लार्ज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू फेजेस एंड लार्ज डिफरेंस इन इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस. तो इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी जस्टिफाई हो जाएगा. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात है कि जब स्टेट चेंज होती है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है. स्टेट चेंज हो रही है मींस लिक्विड से गैस में आते हुए, ये हमने कहा कि स्टेट चेंज है. अब यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम देखते हैं चेंज इन स्टेट एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. स्टूडेंट्स, ये चार्ट जो हम ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर क्लियर कट आपके पास स्टेट चेंज नजर आ रहा है. सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग है, इसी तरह से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन, और यहाँ पर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस अगेन सब्लिमेशन की क्या है? चेंज इन स्टेट्स है. अब जब भी कोई फिजिकल चेंज आता है, ये सारी फिजिकल चेंजेस है ना, फिजिकल चेंज परमानेंट नहीं होता, दैट इज नॉट परमानेंट. अगर परमानेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि रिवर्स हो सकता है. जो चीज परमानेंट नहीं होती वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आने की कोशिश करती है. अगर हम एग्जाम्पल लें कि सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज, इसमें हम आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर. ठीक है, वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है. यहां पर क्या होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे डेवलप होता है कि सबसे स्टार्ट में हम देखेंगे कि आइस जो है वो पहले मेल्ट हो रही होगी, तो वो पानी में कन्वर्ट हो रही है. एक टाइम आएगा कि ये रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, कि पानी जो है वो वापस आइस बनना शुरू हो जाएगा, और ये एक ही सिंगल टेम्परेचर पे हो रहा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास एक कंटेनर में आइस भी होती है और वहां पे पानी भी मौजूद होता है. तो दोनों का अगर आप टेम्परेचर यहाँ पर मेजर कर लें तो पानी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम क्या कहेंगे? जहां पर मैटर की दो स्टेट्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी, यानी एक ही वक्त में दो स्टेट्स एक ही टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रही हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक का वर्ड मूविंग से निकला है. मूविंग का क्या मतलब है? कि जितने आइस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वाटर के वापस सॉलिडिफाई हो रहे हैं, यानी कि आइस बन रहे हैं. तो यहाँ पर इक्वलाइज हुआ है लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ.
तो किसी भी फिजिकल चेंज का आप कह लें कि जो फाइनल गोल होता है वो यही होता है कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में हमने एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंज पढ़ा, उसके बाद हमने एंथैल्पी चेंजेस को डिस्कस किया और लास्ट में हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड क्रिस्टल्स को स्टडी करेंगे और यहाँ पर हमारा सॉलिड और लिक्विड्स में जो लिक्विड का पार्ट था वो एंड हो जाएगा और फिर हम सॉलिड्स की तरफ मूव कर जाएंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।